अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज़ 6.6 जो कि चैप्टर नंबर 6 की आखिरी एक्सरसाइज़ है, उसके पहले 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और इनके अंदर हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स को ड्रॉ भी करना है और उसके हिसाब से जो चीज़ हमें कही जाएगी वो फाइंड भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दो कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो हमने पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज में, उसमें से पहला कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन का। एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने के लिए आप ये समझें कि आप ग्राउंड पे किसी जगह पे खड़े हैं। ये आपकी पोजीशन है ऑब्जर्वर की, ठीक है जी। और ऑब्जर्वर के सामने कोई चीज़ है, कोई एक फ्लैग पोल है या कोई एक पहाड़ है या कोई दरख्त है, ठीक है जी। तो या कोई लाइट टावर है। तो ऑब्जर्वर जब उसकी टॉप पे देखेगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा थीटा। इसको कहते होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है जी। एंगल ऑफ एलिवेशन उसके नाम से भी जाहिर है, एलिवेट होना, ऊपर की जानिब देखना। तो ये याद रखिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि आप ग्राउंड पे किसी जगह पे खड़े हैं और आप ऊपर की तरफ कोई एंगल मेजर करना चाह रहे हैं, तो दैट एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्कुल इसी तरह इसका ऑपोजिट एक कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि है एंगल ऑफ डिप्रेशन का, वो ये कहता है कि आप भी किसी बिल्डिंग की टॉप पे खड़े हैं, ठीक है जी। ये ऑब्जर्वर की पोजीशन है, जो कोई भी एंगल ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्वर के सामने इस दफ़ा कोई और दरख्त है या कोई और बिल्डिंग है या कोई लाइट टावर है, और ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे खड़ा होके उसके एंड पॉइंट को, बॉटम वाले पॉइंट को, वो पॉइंट जो ग्राउंड के साथ टच हो रहा है, वो वाला एंगल फाइंड करना चाह रहा है। तो इस एंगल को कहते होते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है जी। एक परपेंडिकुलर इधर है, तो ऊपर से नीचे देखे जाने वाले एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब आप ग्राउंड पे खड़े होके ऊपर की तरफ कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, तो वो वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन गिवन है, वहाँ से एक दफ़ा आप उसको रीड आउट कर लेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे सामने है। इसके अंदर हमें कहा हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल इज 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। अब देखें, स्टेटमेंट को समझ के सबसे पहले तो इसको एक इसकी डायग्राम बनाएं। ये है जी आपके सामने एक फ्लैग पोस्ट, एक पोल है, खंबा है जिसपे झंडा लगा हुआ है, ठीक है जी। ग्राउंड पे एक और पॉइंट है, उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे दिया गया 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री का, ठीक है जी। इधर ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट को, इधर ये थीटा कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री। और उस
पोल की जो बेस है, वो वाला हिस्सा जो ग्राउंड के साथ अटैच है, वहाँ से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमें बताया हुआ है जी 40 मीटर। तो ये डिस्टेंस 40 मीटर है। तो ये हमारे पास बन गई है एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको लेबल कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड दी हाइट ऑफ द पोस्ट। उस फ्लैग पोस्ट की हाइट, ऊंचाई फाइंड करनी है। मतलब हमने बी से सी तक का जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, इसको नाम दे दिया एक्स। स्टेटमेंट वॉर से पढ़ा करें और स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम बना लिया करें, तो आपका आधा क्वेश्चन उसी वक्त सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। अब मेरे पास ये एंगल है, इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगी और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। मैंने फाइंड क्या करना है? मैंने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करूं जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर दोनों हों? तो वो बनती है 10। अब मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 में कुछ फॉर्मूलाज याद करवाए थे। सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, curly brown hair, cos theta equals to base over hypotenuse, और through proper brushing tan theta equals to perpendicular over base। ये राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए ये 3 फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है जी। टेन वाली रेशो का यूज करेंगे। टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर को मैंने क्या नाम दिया हुआ है? एक्स का, या बी से सी तक भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस की वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, और जो एंगल है मेरे पास वो कितना है? टेन 60 डिग्री। ठीक हो गया जी। तो टेन 60 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, या वो जो हमने टेबल याद किया था उससे भी फाइंड आउट की जा सकती है। ये बनती है स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 इसकी जगह पे आ जाएगा। 40 इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका x का आंसर हमारे पास आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दें हम 40 से, तो दिस विल गिव्स अस 69.28 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 69.28 मीटर। तो वो जो फ्लैग पोस्ट है उसकी जो हाइट जिसको हमने x का नाम दिया हुआ था वो किसके इक्वल आ गई जी? 69.28 मीटर के इक्वल। ठीक है जी। तो ये बनता है आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है जी फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टेटमेंट कहती है कि एन आइसोसेलिस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कि एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है जिसका एक वर्टिकल एंगल 120 डिग्री का है और उस ट्राइंगल की जो बेस है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। हमने ऑल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाएं। आइसोसेलिस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है जी। Isosceles triangle is a triangle which has two equal sides। तो ये मेरी बन गई एक आइसोसेलिस ट्राइंगल। ये खैर आइसोसेलिस तो नहीं बनी, थोड़ा सा फर्क आया, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आइसोसेलिस बने। इसको पॉइंट आप दे लें ए का, ये आ गया बी, और इसको नाम दे लें सी का। इसकी जो बेस है वो बताई हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। दूसरी बात बताई हुई है कि इसका जो वर्टिकल एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री। वर्टिकल एंगल कहते होते हैं ऊपर वाला एंगल, ये वाला जो पॉइंट सी पे बन रहा है
ये कितने डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है। तो लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है। तो ऑल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करें। इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचें जो कि बेस को आके टच करेगा। किस पॉइंट पे, इसको पॉइंट सी का नाम, सॉरी डी का नाम दे दें। ठीक है जी। तो अब ये आपके पास बनती है एक राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों तरफ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। ए डी सी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरी तरफ बी डी और सी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट के हिसाब से हमने ये लेंथ फाइंड करनी है जी, ऑल्टीट्यूड। ये ऑल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास इस एंगल का होना ज़रूरी है, जो कि फ़िलहाल हमें नहीं पता कि इसकी मेजरमेंट क्या है। हमें सिर्फ ये पता है कि एक ट्राइंगल है और उसके एक वर्टिकल एंगल कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। तो हम सबसे पहले तो ये दो एंगल्स जो मिसिंग है इनमें से एक एंगल फाइंड करेंगे। उसके लिए देखें, हम लिखेंगे सिंस वी हैव गिवन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, हमारे पास एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो उसके तीनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल हमने लिख लिया, 180 डिग्री के। वैसे कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलिस हो, राइट हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। ये सिर्फ आइसोसेलिस के लिए या इक्विलेटरल के लिए स्पेशल नहीं है, कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। हमें पता है कि इसका वर्टिकल एंगल सी है और उसकी मेजरमेंट कितनी है, 120 डिग्री। ये इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 120 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब है कि मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी का जो सम है वो इक्वल किसके है, 60 के। तो ये दोनों एंगल अलग-अलग कितने डिग्री के इक्वल होंगे, ये अलग-अलग 30 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है जी। 30 का एंगल इधर बनेगा, 30 का एंगल इस पॉइंट पे बनेगा, 30 और 30 60, और 60 के अंदर 120 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेजर एंगल ए पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, ये वाला एंगल। ओके जी। एक बात। दूसरी बात ये, अब राइट ट्राइंगल देखनी है, ए डी सी। इस राइट ट्राइंगल के अंदर हमने ये लेंथ फाइंड करनी है। हमारे पास ये वाला एंगल आ चुका है, लेकिन हमारे पास ये लेंथ नहीं है, ये ए से डी तक का फासला। तो अगर आप गौर करें कि ए से बी तक जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, इस परपेंडिकुलर ने इस लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जब डिवाइड कर देगा तो 5 सेंटीमीटर इधर रह जाएगा और 5 सेंटीमीटर दूसरी तरफ चले जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि टोटल 10 सेंटीमीटर था ना, तो हमारे पास ये वाला एंगल है, हमारे पास ये वाली साइड है, तो हम ये वाली साइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हमने ये वाली साइड फाइंड करने के लिए एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करनी है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस दोनों लेंथ्स इन्वॉल्व हो रही हों। ठीक है जी। तो वो होती है टेन। हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके जी। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हम उसको कह सकते हैं ये जो परपेंडिकुलर है सी से डी तक का फासला, तो परपेंडिकुलर को हम लिख लेंगे सी डी। बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी मैंने बताई, 5 सेंटीमीटर। 10 नहीं लिखनी, जो 10 थी वो ए से बी तक की लेंथ थी। इस परपेंडिकुलर ने इस लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इधर रह गई और 5 सेंटीमीटर इधर रह गई, तो बेस की वैल्यू क्या बन जाएगी जी, 5। और थीटा हमने ऊपर फाइंड किया जो ए वर्टेक्स पे बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री।
तो ये बन जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू CD/5। तो अब 5 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो हम tan 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आ जाएगा 1/√3, 1/√3। 5 इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो CD अलहदा रह जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 1/√3, तो ये आ जाएगा जी 2.8867। तो इसका फाइनल आंसर CD का बन जाएगा जी 2.8867 सेंटीमीटर। और CD हमने फाइंड करना था, जो कि ऑल्टीट्यूड थी या हाइट थी इस ट्राइंगल की। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपका सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट देखें, अ ट्री इज 72 मीटर हाइट। एक दरख्त की जो हाइट है वो बताई हुई है 72 मीटर्स। तो सबसे पहले तो हम एक ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई 72 मीटर्स की हाइट। ठीक है जी, मैंने सीधी नहीं बनाई, आपने कोशिश करनी है सीधी बने। फाइंड द लेंथ, फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है इस ट्री की बेस से ये बता दिया 100 मीटर है। ठीक है जी, ये बताया। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ठीक हो गया जी। तो स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनाएं, इसको लेबल करें A, B और C। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो अब हमने फिर दोबारा एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों वैल्यूज इस्तेमाल हो सकें। तो वो रेशो बनती है tan थीटा। हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू, tan होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू इज इक्वल्स टू 72 मीटर, बेस इज इक्वल्स टू 100 मीटर और tan थीटा ऐसा ही रहेगा। अब थीटे को इधर रखें और tan का दूसरी तरफ जाके हो जाएगा इनवर्स 72/100। ठीक है जी, तो अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर बनता है वो क्या बनता है जी। तो हमने लिखना है शिफ्ट tan इनवर्स 72 ओवर आ जाएगा 100। तो दिस विल गिव्स अस एन आंसर ऑफ 37.75 डिग्री। तो हमारा जो एंगल थीटा बनेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 35.75 डिग्री के। और यही चीज हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका थर्ड पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये बताया गया कि अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। कि एक सीढ़ी है जो कि दीवार के साथ, सॉरी ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है जी, 60 डिग्री का। अब अगर आप लोगों ने देखा हो कभी कि सीढ़ी जो है वो हम अगर खड़ी करें किसी दीवार के साथ तो वो इस तरीके से खड़ी होती है।
ठीक है जी। तो मतलब ये कि ये जो सीढ़ी है ये हमारी हो जाएगी हाइपोटेन्यूस, ये ग्राउंड है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बताया हुआ है जी, 60 डिग्री का। एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, और इसकी जो हाइट है दीवार की वो कितनी बताई हुई है जी, 10 मीटर। ठीक है जी। ये कि एक दीवार है, हाइट ऑफ द वॉल कितनी है, 10 मीटर की, उस दीवार के साथ एक सीढ़ी लगी हुई है जो कि कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। तो हमने फाइंड क्या करना, हमने लेंथ ऑफ लेडर फाइंड करना है, सीढ़ी की लंबाई, हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है। ये ए साइड है, ये बी है और ये सी है। तो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज हो सकता है, सम पीपल हैव, साइन का इस्तेमाल करेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई है, 10, ये पुट कर लेते हैं इधर, और हाइपोटेन्यूस को आप ए से सी कह लें, और थीटा कितना दिया हुआ है जी, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है जी, √3/2। इसको पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, 0.866 हो जाएगा ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, और ये डिवाइड तो उधर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने ये फाइंड करनी है, ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 10/साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, 0.6866 और 0 और ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है जी। तो अब इस दोनों को डिवाइड कर दें, ये बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 0.8660। तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा जी 11.547। तो ए से सी तक का जो डिस्टेंस है मैयर ए सी, वो बन जाएगा 11.547 डिग्री। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल सॉल्यूशन। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, डायाग्राम को गौर से समझते जाएं, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग अपनी डायाग्राम बनाएं, डायाग्राम बनाने के बाद उसको लेबल करें और सोचें कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करें, आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करें वैल्यूज़ को, तो आप अपना फाइनल आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें बताया गया कि एक लाइट हाउस टावर है जिसकी लेंथ है 150 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है जी। ये हो गया हमारा लाइट हाउस टावर, इसकी लेंथ बनती है 150 मीटर। ठीक है जी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा है एक शिप तक का, वो कितने डिग्री है जी, 60 डिग्री। आप सपोज करें कि वो शिप यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है जी। और इस पॉइंट से इस शिप तक का जो एंगल बन रहा है वो बनेगा जी 60 डिग्री। तो आपको पता है कि एक ही लाइन पे बनने वाला इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो जो एंगल उधर बन रहा है वही एंगल बनेगा इस तरफ। ठीक है जी।
डिप्रेशन का वर्ड यूज़ किया गया, मतलब एंगल को ऊपर से मेजर किया जा रहा है और ऊपर से मेजर करने के लिए एक परपेंडिकुलर का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। ये टावर की बेस है, इसके और इस शिप के बीच का जो डिस्टेंस है हमने ये फाइंड करना है जी। ठीक है जी, तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको लेबल कर लेंगे ए, ये बी और ये सी। थीटा हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारे पास 150 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस विच इज इक्वल्स टू मेजर ए बी। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी यूज करनी है, सोचें। साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, कॉस का इस्तेमाल करेंगे, या टेन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अगर आपको सोचना आ गया तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। हम टेन वाली रेशो का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल गिवन है, इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके ये वाली साइड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस and the value of perpendicular which is equals to measure BC is 150 meter. Base, you can say base is equals to measure AB and theta is equals to 60 degree। ठीक है जी, तो ए बी इधर डिवाइड, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो ए बी इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय टेन 60 डिग्री। तो अब इस सारी वैल्यू को हम अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है जी, टेन 60 डिग्री। तो दिस विल गिव्स अस एन आंसर ऑफ measure AB is equals to 86.60। ये बन जाएगा मीटर। डिस्टेंस फाइंड किया है ना तो उसका यूनिट आ जाएगा मीटर। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। लास्ट में मेरी वही अनाउंसमेंट कि अगर मेरी वीडियोस आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी हेल्पफुल साबित हो रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इन वीडियोस को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।